अच्छा, प्रिंसिपल 2 में बेसिकली आपने होस्ट का डिफेंस जो है डिफेंस सिस्टम वो इवैल्यूएट करना, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है पेशेंट। अब उसमें जो उसने बेसिकली कहा है कि डिजीज़ेज़ जो है, जो आपकी मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ की हेडिंग में जो उसने बताया, जो आपकी इम्यून सिस्टम को इम्पेयर कर सकती हैं, उसमें 2 चीज़ें आती हैं, 2 तरह की बीमारियाँ। एक है जो आपके मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं, और दूसरी आपकी हैं वो डिजीज़ेज़ जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं इम्यून सिस्टम को। जो मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ है उसमें जो सबसे अहम है वो आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस है, जो आपने अक्सर व बेशतर ही पढ़ी है मुख्तलिफ किताबों में भी, कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आपका जो वाइट ब्लड सेल की मूवमेंट है वो भी इम्पेयर हो जाती है। कोलेजन का जो नॉर्मल कोलेजन प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, और उसकी वो भी इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका होस्ट जो डिफेंस सिस्टम है वो आपके यहाँ इम्पेयर हो जाता है। और दूसरी जो आपकी मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर आती है वो है आपकी सीवियर अल्कोहलिज्म। सीवियर अल्कोहलिज्म में भी वो ये कहता है कि आपका जो है डिफेंस सिस्टम वो नॉर्मल नहीं रहता, यानी कि इम्पेयर हो जाता है। एक आपके पास मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर डायबिटीज़ थी और दूसरा सीवियर अल्कोहलिज्म है। और दूसरी कैटेगरी जो डिजीज़ की है जिसमें उसने कहा है कि आपका होस्ट डिफेंस सिस्टम डायरेक्टली इम्पेयर होगा, उसमें आपके पास आपके हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स आ जाते हैं, जिसमें ल्यूकीमिया है और लिम्फोमा है, जो कि बेसिकली डायरेक्टली आपके वाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट करेंगे और आपके डिफेंस सिस्टम को वीक कर देंगे। दूसरी इसमें हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स के अंदर के अलावा जो डिजीज़ आपको डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेंगी, उसमें HIV की इन्फेक्शन है। HIV के बारे में भी आपको पता है, BOT सेल जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको अफेक्ट करेगी। लेकिन इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे बताता है आखिरी इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन में, कि क्योंकि जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इंट्रा सेलुलर कॉम्बैट करते हैं, और जो आपकी ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो HIV उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता जितना बाकी डिजीजेस इफेक्ट करती हैं। तो आपने डिजीज़ की सिवियरिटी पता करने के बाद पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो इवेल्युएट किया है प्रिंसिपल 2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जी ठीक है। आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल 3, जो बेसिकली है कि आपने डिटरमिन करना है कि पेशेंट को जनरल डेंटिस्ट ही जो है उसको मैनेज करेगा, या उसको किसी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन की ज़रूरत है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है इसकी वैल्यूएशन में। सबसे पहली है कि आपकी जो इन्फेक्शन है उसकी लोकेशन और सिवियरिटी क्या है। लोकेशन क्या है, सिवियरिटी क्या है, आपके पास सर्जिकल एक्सेस है कि नहीं, और जो होस्ट डिफेंस है उसका स्टेटस क्या है। ये 4 चीज़ें आपको बताएंगी कि एक जनरल डेंटिस्ट आपके जो डिजीज़ है उसको डील कर सकता है, या फिर आपको एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन की ज़रूरत है। इसी के साथ वो एक टेबल आपको दिखाता है नीचे, जिसमें वो आपको बता रहा है कि दीज आर दी क्राइटेरिया, अगर ये या इनमें से कोई प्रेजेंट है तो आपको जो पेशेंट है उसको सर्जन की तरफ रेफर कर देना चाहिए। जिसमें आपके पास आ जाता है डिफिकल्टी ब्रीथिंग, डिफिकल्टी स्वालोइंग, ये दोनों आपकी बेसिकली डीप स्पेस इन्फेक्शन को शो करती हैं। डिहाइड्रेशन है, क्रिसमस है, 25 मिलीमीटर से कम इंटर इंसाइजल ओपनिंग है। उसके बाद स्वेलिंग है जो आपके जॉ के पीछे एक्सटेंड कर गई है। उसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा है, मलेज या टॉक्सिक अपीयरेंस है, कॉम्प्रोमाइज होस्ट डिफेंसेस हैं, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, या पिछला उसका ट्रीटमेंट फेल हो गया था। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको बेसिकली जो पेशेंट है उसको सर्जन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन की तरफ रेफर कर देना चाहिए। अब जो 4 चीज़ें उसने बताई हैं उनमें पहली चीज़ है लोकेशन, कि आपकी जो इन्फेक्शन हो गई है उसकी लोकेशन क्या है। अगर तो वाइटल स्ट्रक्चर्स के पास नहीं है, किसी नर्व या जो ब्लड वेसल्स हैं उनके पास नहीं है, तो जनरल डेंटिस्ट कर सकता है। फिर उसकी सीवियरिटी है, अगर वो इतनी सीवियर नहीं है, अर्ली स्टेजेस में है, इनोक्यूलेशन की स्टेज में है, तो आपका जनरल डेंटिस्ट उसको कर सकता है ऑपरेट। और इसी तरह इसका ऑपोजिट जो है वो दूसरी तरफ आ जाएगा, कि अगर डिजीज सीवियर है, उसको डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, उसको डिफिकल्टी स्वालोइंग है, और डिफिकल्टी विद हैंडलिंग ओरल सिक्रीशन है, यानी उसको ड्रूलिंग हो रही है, तो ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं ये एयरवे कॉम्प्रोमाइज के हैं, तो ये बेसिकली आपको सर्जन की तरफ रेफर कर देना चाहिए।
इसी तरह आपके अगर वाइटल स्ट्रक्चर्स के करीब है, ये लोकेशन में आ जाएगा उसके वाइटल स्ट्रक्चर, यानी अगर मेंटल फोरामन और इंफ्रा ऑर्बिटल जो आपके न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स हैं उसके क्लोज है, अगर आपके पास जो इन्फेक्शन है तो आप उसको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन की तरफ रेफर कर देंगे। जी मुनीब साहब, जी जी, आपने हैंड रेज किया, क्या आपने हैंड रेज किया? वैसे किया था? अच्छा अच्छा, शौक। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपको, पहला आपने एक लोकेशन और सीवियरिटी पता करनी है, दूसरा सर्जिकल एक्सेस। अगर तो सर्जिकल एक्सेस है यानी उसकी माउथ ओपनिंग है इतनी और आपकी इन्फेक्शन प्रेजेंट भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे जनरल डेंटिस्ट इजीली उसको एक्सेस कर सकता है तो वो कर ले, और ना अगर ट्रिस्मस ज़्यादा है, डीप स्पेस इन्फेक्शन है तो सर्जन की तरफ रेफर करते हैं। और तीसरी चीज़ है कि होस्ट डिफेंस स्टेटस अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो फिर आपको उसको सर्जन की तरफ रेफर कर देना चाहिए, जो बेसिकली उसको जनरल एनेस्थीसिया में ट्रीट करेगा। इसमें यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं। ये लेफ्ट पे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये एक वेस्टिबुलर स्पेस की इन्फेक्शन है, ये माइल्ड इन्फेक्शन है उसने बताया है इसकी डिस्क्रिप्शन में, और इसके लिए जनरल डेंटिस्ट ही काफ़ी था। और जो राइट साइड पे इसने तस्वीर दिखाई है ये बकल स्पेस इन्फेक्शन की है, और ये क्योंकि सीवियर थी इसलिए इसको जनरल एनेस्थीसिया के अंदर एक सर्जन ने ऑपरेट किया, जिसकी डिटेल उसने यहाँ पे दी है। उसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। लेफ्ट साइड पे जो वेस्टिबुलर स्पेस एब्सेस है ये माइल्ड है और इसको जनरल डेंटिस्ट में ऑपरेट किया, और जो राइट साइड पे बकल स्पेस इन्फेक्शन है ये जरा सीवियर थी और होस्ट डिफेंस कॉम्प्रोमाइज थी, तो ये जनरल एनेस्थीसिया में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ने ऑपरेट। तो पहले प्रिंसिपल में आपने डिजीज की सीवियरिटी पता किया, दूसरे में आपने होस्ट डिफेंस पता किया, तीसरे में आपने पता किया इसको ट्रीट कौन करेगा, और चौथे में आपने इसको ट्रीट करना है। अब यहाँ पे वो फिर एक दोबारा आपको बताता है अहम बात जो उसने शुरू में भी बताई कि कोई भी ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन है वो सर्जिकली ही ट्रीट होगी, मैनेज होगी, वो सिर्फ आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब आपके पास उसने तीन उसकी बताई थी, तीन स्टेप्स के आपने सबसे पहले एलिमिनेट द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, जो भी टूथ है आपका जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको रिमूव करना है। दूसरा आपने सर्जिकल ड्रेनेज एस्टेब्लिश करनी है कि जहाँ पे एब्सेस या इन्फेक्शन इकट्ठा हुआ है उसको रिमूव कर दिया जाए, और तीसरा आपने जो होस्ट डिफेंस है उसको मोबिलाइज करना है। ये तीन बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको चाहिए कि आपने सोर्स को रिमूव करना है, उसके बाद आपने होस्ट डिफेंस मोबिलाइज करना है, और जो ड्रेनेज है वो इस्टेब्लिश करनी है। तो पहली चीज़ है जो आपकी कि आपने उसके सोर्स को रिमूव करना है, यानी जो टूथ है आपने उसको रिमूव करना है, उसको कहते हैं सोर्स कंट्रोल। ठीक है, जो भी दांत आपका है, फॉर एग्जांपल अगर वो एंडोडोंटिकली इन्फेक्ट हुआ था तो आप उसकी रूट कैनाल कर सकते हैं, अगर वो पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज था तो आप स्केलिंग और रूट प्लानिंग और डिब्राइडमेंट करेंगे, और अगर सैल्वेजेबल है तो उसको रखेंगे वरना एक्सट्रैक्शन की तरफ ले जाएंगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आपने बताई कि ड्रेनेज, जब आप ड्रेनेज कराएंगे तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक ये होगी कि आपका जो बैक्टीरियल लोड है वो कम हो जाएगा, जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ था बैक्टीरियल लोड वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका होस्ट डिफेंस जो है वो अब इन्फेक्शन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। और दूसरी ये होगी कि वहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था, जो सराउंडिंग ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रहा था और एरिया में स्कीमिया कॉज कर रहा था, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उस एरिया की ब्लड सप्लाई जो कॉम्प्रोमाइज हुई थी वो दोबारा ठीक हो जाएगी, और वहाँ पे जो आपके होस्ट डिफेंस सिस्टम है वो आप कहने बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे, और फिर आपकी जो होस्ट डिफेंस सिस्टम है वो बेहतर तरीके से उसको डील कर सकेगा जो इन्फेक्शन क्रिएट हुई है। अच्छा जी। और जो तीसरी चीज़ रह गई है जिसमें उसने कहा है मोबिलाइजिंग द होस्ट डिफेंस सिस्टम, वो इस नेक्स्ट प्रिंसिपल में बताएगा, जिसमें वो बताएगा कि आपने कौन सी और किस तरह से उसको एंटीबायोटिक्स देनी है और किस किस तरह से पेशेंट के डिफेंस को आप बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें वो बताता है कि सर्जिकल टेक्निक क्या है। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, मतलब जिस इन्फेक्शन को ट्रीट करने का बता रहा है वो आपके पास है वेस्टिबुलर स्पेस इन्फेक्शन। वेस्टिबुलर स्पेस इन्फेक्शन का मतलब है कि बक्सिनेटर मसल की अटैचमेंट से अबव मैंडिबल की होगी तो बोन इरोड हुई है।
तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका यही है कि आपने ये डिटरमिन करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर सर्जिकल एक्सेस कौन सा है। ठीक हो गया। अच्छा, जिधर भी है लग गया। अच्छा, अब उसके बाद आपने उसको एनाल्जेसिया देना है और एंग्जियोलिसिस। अब वो बताता ये है बेसिकली कि अगर ट्रिस्मस है पेशेंट को तो वो बेसिकली इसलिए होता है कि जब वो मुंह खोलने की कोशिश करता है तो उसको दर्द होती है, तो वो ज़्यादा बड़ा मुंह नहीं खोलता। तो जब आप उसको ब्लॉक दे देंगे या इन्फिल्ट्रेशन दे देंगे तो उसकी वजह से उसकी पेन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका ट्रिस्मस भी कम होने का चांस है। लेकिन अगर उससे भी ट्रिस्मस कम नहीं होता तो इसका मतलब है कि डीप स्पेस इन्फेक्शन हो गई। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने डिटरमिन कर लिया कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्जिकल एक्सेस का रूट है, इंट्रा ओरल, एक्स्ट्रा ओरल या जो सा भी आप ले रहे हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आपको माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, कल्चर एंड टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, द नीड फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। अच्छा, ये बेसिकली उन लोगों के लिए, उसकी भी एक लिस्ट के देगा नीचे टेबल में, उसने बताया हुआ है ये किन लोगों के लिए है। ये बेसिकली हाँ हाँ, तो ये भी देख लेते हैं साथ ही कि ये उन लोगों के लिए है जिनमें रैपिडली प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन हो, प्रीवियस मल्टीपल एंटीबायोटिक थेरेपी हो, नॉन रिस्पॉन्सिव इन्फेक्शन हो जिसको 2 दिन से ज़्यादा गुजर गए हो, रिकरेंट इन्फेक्शन हो या कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट डिफेंसेस होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि आपने एनाल्जेसिया एंड पेन कंट्रोल करना है, कि आपने उसको लोकल एनेस्थीसिया देना है। लोकल एनेस्थीसिया में वो इंपॉर्टेंट बात ये बताता है कि आपने हमेशा ब्लॉक देना है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं देना। इन्फिल्ट्रेशन देने की ना देने की दो वजूहत हैं। पहली ये है कि क्योंकि वहाँ पे एक तो एसिडिक पीएच हुई है जहाँ पे इन्फेक्शन है, और दूसरा ये कि वहाँ पे पस इकट्ठी हुई है, टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हुआ है और डबरी इकट्ठी हुई है, जिसकी वजह से जो आपका लोकल एनेस्थीसिया है वो प्रॉपरली सेल्स तक नहीं, जो आपके सेल्स है वहाँ तक नहीं जा सकेगा, और एंड अफेक्ट द ब्लॉकेज ऑफ द सोडियम चैनल्स ऑफ द नर्व। और बेसिकली क्योंकि वो सेल्स तक नहीं पहुँच सकेगा तो इफेक्टिव नहीं होगा। और दूसरी रीज़न वो ये बताता है कि अगर आपकी नीडल इन्फेक्शन के एरिया को क्रॉस करके नॉर्मल एरिया में चली जाएगी तो अपने साथ इन्फेक्शन को उस एरिया में भी ले जाएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्टेड एरिया में स्प्रेड होने का चांस है। तो इन्फिल्ट्रेशन दो रीजन की वजह से नहीं देनी, और ब्लॉक देना है आप जब भी देना है। और ब्लॉक के बाद आप जब आप ब्लॉक दे देंगे तो उसने कहा है कि अगर आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आप एक सिरिंज लेके 18 गेज की, उससे आप अपना जो सैंपल है वो ले सकते हैं इन्फेक्टेड एरिया से। फिर आ जाता है कि अगला स्टेप ये है। अच्छा, अभी तक आपने ये किया है कि आपने रूट सेलेक्ट किया है सर्जिकल एक्सेस का, उसके बाद आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग का किया है कि करनी है कि नहीं। तीसरा स्टेप ये है कि आपने उसको एनाल्जेसिया दिया है यानी ब्लॉक दिया है। और चौथा स्टेप है कि आपने इंसिजन देनी है। इंसिजन देंगे आप, इंसिजन वो बेसिकली इस स्टेप में ये बता रहा है कि जहाँ पे मैक्सिमम स्वेलिंग है इन्फेक्शन की, वहाँ पे आपने इंसिजन देनी है डायरेक्टली ओवर द एरिया ऑफ मैक्सिमम स्वेलिंग टू अलाउ फॉर डिपेंडेंट ड्रेनेज। बेसिकली जहाँ पे सबसे आपकी इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी वहाँ पे आपने इंसिजन देनी है। और इंसिजन इस तरह होनी चाहिए कि कोई वाइटल स्ट्रक्चर उसके पास है तो उसके ऊपर से पास ना करे और उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। और इस तस्वीर में अगर आप देखें तो वो ये दिखा रहा है, जो इंफीरियर पोजीशन ऑफ इंसिजन है ये वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि जब यहाँ पे आप इंसिजन देंगे तो ग्रेविटी डिपेंडेंट ड्रेनेज होगी मैक्सिला की वेस्टिबुलर स्पेस इन्फेक्शन के अंदर। तो ग्रेविटी की वजह से वो खुद ही जो है ड्रेन होती जाएगी, आपको मजीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इंफीरियर पोजीशन में इंसिजन दे देते हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि आपकी जो इंसिजन है वो कम से कम 10 to 15 मिलीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, जो कि एक एडिक्वेट डेप्थ में भी होनी चाहिए, और कम से कम 10 से 15 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। शॉर्ट इंसिजन में ये होगा कि एक तो आपको प्रॉपर जो है क्या उसको कहें, शॉर्ट इंसिजन विल नॉट अलाउ थरो एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेसिस। जो आपकी शॉर्ट इंसिजन होगी वो आपको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं देगी, और प्रॉपर एक्सपोजर नहीं देगी तो आपको आपको मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगा के वहाँ से जो स्ट्रक्चर है उनको हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्कार फॉर्मेशन है वो उसके चांस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपने बताया, आपको पता चल गया कि आपने इंसिजन देनी है वो
10 to 15 मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट जो मोस्ट आपका प्रोमिनेंट एरिया है, मैक्सिमम स्वेलिंग का एरिया, वहाँ पे देनी है। 10 to 15 मिलीमीटर लंबी होनी चाहिए और इंफीरियर पोजीशन में भी देनी है, क्योंकि डिपेंडेंट ड्रेनेज हो उससे और ग्रेविटी डिपेंडेंट ड्रेनेज हो। अब वो आपको बता रहा है इस डायग्राम से तरीका सर्जरी के करना क्या क्या है। तस्वीर ए में उसने आपको दिखाया है कि एक वेस्टिबुलर स्पेस इन्फेक्शन है। वेस्टिबुलर इसलिए है कि अगर आप ये देखें तो ये आपका आ रहा है वैक्सीनेटर मसल, ये जो इरोजन हुई है बोन की, ये सुपीरियर टू दैट है मैंडिबल के अंदर, तो यहाँ पे ये वेस्टिबुलर स्पेस में गई है। अगर ये इंफीरियर टू द वैक्सीनेटर अटैचमेंट होती तो ये बकल स्पेस में चली जाती। अच्छा, अब पहली स्टेज, पहले ए में तो उसने बता दिया कि इन्फेक्शन है, बी में उसने दिखाया कि उसने इंसिजन दी है, सी में वो दिखा रहा है कि आपने एक चीज़ ली है जिसको कहते हैं हीमोस्टैट, और उसको स्पेस के अंदर आपने आप कह लें कि ओपन किया है, जिसकी वजह से लॉक्यूलेशंस जो एब्सेस की बन गई होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। लॉक्यूलेशंस आप ऐसे समझ लें कि जो इकट्ठी होगी जम गई है ना वहाँ पे एब्सेस, वो रिमूव हो जाएगी, वो इससे मतलब ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद आपने करना यह है कि जो डी पिक्चर में ये दिखा रहा है कि एक ड्रेन इंसर्ट कर देनी है, और ई पे उस ड्रेन को आपने टिश्यू के साथ मतलब नॉट लगा देनी है और सुचर कर देना है। ठीक हो गया, ये स्टेप्स हैं बेसिकली इन्फेक्शन या एब्सेस को रिमूव करने के। आपने एरिया को अच्छी तरह इरिगेट कर देना है और वहाँ पे ड्रेन डाल देनी है, और उस ड्रेन को उसके बाद सुचर कर देना है, और सेकेंडरी इंटेंशन से ये हील हो जाएगी 2 से 5 दिन के बाद जब आप ड्रेन रिमूव कर देंगे तो। ठीक हो गया, ये बेसिकली था सारा आपका प्रिंसिपल 4, जिसमें आप उसने आपको बताया कि सर्जरी कैसे करनी है विद एन एग्जांपल टू वेस्टिबुलर स्पेस इन्फेक्शन। अगला स्टेप है प्रिंसिपल 5, जिसमें आपने उसने बताया कि पेशेंट को सपोर्ट कैसे करना है मेडिकली। उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसने बताई हैं, जिसमें आपके पास आ जाती है इम्प्रूव न्यूट्रिशन, पेन कंट्रोल, एडजेंक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी एंड ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। अब वो बताता ही है कि जिस किसी पेशेंट को इन्फेक्शन ऑडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, वो यूजुअली ट्रिसमस होगा, उसको तो ट्रिसमस होगा तो वो अपना नॉर्मल खा पी नहीं सकता, उसको दर्द होती है, मुंह भी नहीं खुलता वगैरह, तो जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई होगी। तो आपने उसकी न्यूट्रिशन को नॉर्मल करना है, हाइड्रेशन उसको प्रॉपर हाइड्रेट करके रखना है, पेन कंट्रोल करना है, अगर उसको उस एरिया में पेन है तो आप उसको पेन मेड्स दे सकते हैं, और एंटीबायोटिक थेरेपी साथ आपने देनी है, और अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आपने उसकी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल रखनी है।